एवरीवन, स्वागत है आपके YouTube चैनल जेक वाला में। चलिए, जो आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, कब होने वाला है आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम? तो 11 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, उसका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग का विज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्न अपलोड हो चुका है। ये बिल्कुल रियल प्रश्न नहीं रहेगा, इसमें से आप लोग का कम से कम तो 20 से 30 लगभग मैच कर जाएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को कम से कम तो 20 से लगभग 30 प्रश्न मैच कर जाएगा। ये मॉडल प्रश्न है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। देख लीजिए 2023-24 का बल्कि ये आप लोग का 2025 में जो होने वाला है प्री बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए जो आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का, उसका वीडियो है। ठीक है, देख लीजिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, समय 3 घंटा दिया जाएगा, पूर्णांक 80 नंबर के रहेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग का निर्देश दिया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का टोटल प्रश्न 52 रहेगा। इसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव आगे से कराएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि आप लोग को बता दें, साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मॉडल सेट का। ठीक है, इससे काफ़ी सारा प्रश्न मैच भी कर सकता है। तो चलिए आप लोग का देख लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, चलिए आप लोग का पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? ठीक है, तो जैव संसाधन किसमें कहते हैं? वैसे संसाधन जिसमें जान होता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, जिसमें जान होता है। ठीक है, जो जीवित रहता है, जिसमें किसी प्रकार का अनुक्रिया होता है। ठीक है, वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कभी भी उसका डेथ हो सकता है। ठीक है, उसे वो को बोलते हैं जैव संसाधन। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा भी जैव संसाधन। ठीक है, तो देख लीजिए क्या पूछा है, इनमें से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए आप लोग का ऑप्शन रहेगा मनुष्य, जल। ठीक है, फिर देखिए सी नंबर है सूर्य ताप, डी नंबर है लो एक्स। तो देख लीजिए यहाँ क्या पूछा है, जैव संसाधन। तो जैव संसाधन जिसमें जान होता है। ठीक है, तो किस में जान होता है? तो मनुष्य मतलब आदमी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जो वैसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चलिए देखिए आप लोग का दूसरा प्रश्न क्या है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है, अमीर के हिसाब से, बी नंबर है आप लोग का गरीब के हिसाब से, सी नंबर है सरकार के हिसाब से, या डी नंबर है न्याय संगत। ठीक है, देखिए जिसका उत्तर आप लोग का पहले से मालूम है तो आप लोग मिला लीजिए कि कितना लोग, अगर आप लोग को यह प्रश्न सारे सही हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम का बहुत अच्छा तैयारी है। ठीक है, अगर नहीं तैयारी हुआ है तो आप लोग हमारा इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे काफ़ी सारा प्रश्न मैच कर जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा था देख लीजिए आप लोग का, विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? ठीक है, तो कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, न्याय संगत। ठीक है, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? ठीक है, आप लोग का ये प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देख लीजिए आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है, समान जनजाति, दूसरा नंबर आप लोग का बी नंबर दुर्लभ जाति, सी नंबर है स्थानिक जाति, डी नंबर है लुप्त जातियाँ। ठीक है, तो क्या पूछा है, निकोबारी कबूतर। ठीक है, तो वो कौन सा निकोबारी कबूतर, मतलब निकोबार एक अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, तो वह किसी निश्चित स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, स्थानिक संसाधन, स्थानिक जातियाँ। ठीक है, संसाधन नहीं जातियाँ, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग का 4 नंबर। देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है मतलब किसका संबंध सही नहीं है? तो देखिए आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है, महानदी। तो महानदी कहाँ है? तो हीराकुंड बांध पर। ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलिए दूसरा है, देखिए टांका भूमिगत जल टैंक। टांका भूमिगत जल टैंक को क्या बोलते हैं? टांका। ठीक है, ये राजस्थान के बीकानेर और एक शहर और है जैसलमेर। ठीक है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और तीसरा क्या है, इल्तुतमिश और हौज खास। ठीक है, इसके बारे में आप लोग का बुक में नहीं दिया गया है। देखिए ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस में कहीं से भी
प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको भी ये भी सुमेलित होगा, ठीक है। और सुमेलित कौन नहीं होगा, तो गंगा भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। इसमें कौन है, तो ये भाखड़ा नागल परियोजना में गंगा नदी नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए देख लीजिए आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न क्या है। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग का ऑप्शन ए है, क्या है, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम में, और बी है शीत ऋतु मतलब सर्दी के मौसम में, सी है वर्षा ऋतु, या डी है उपरोक्त में सभी। तो रबी फसलों, रवि मतलब सूर्य होता है, ठीक है। तो आप सूर्य से याद रख सकते हैं शीत, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग का अगला प्रश्न 6 नंबर क्या है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण, ठीक है। चाय एक पेय फसल है, ठीक है। पेय फसल मतलब चाय आप लोग जानते ही होंगे। देखिए आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है, जीवन निर्वाह कृषि, और बी नंबर है प्रारंभिक कृषि, सी नंबर है रोपण कृषि, डी नंबर है झूम खेती, ठीक है, झूम कृषि। तो देख लीजिए चाय पूछा है, तो चाय क्या है, एक रोपण कृषि। रोपण कृषि किसे कहते हैं, जो काफ़ी एरिया में विस्तृत कृषि होता है उसी को क्या बोलते हैं, रोपण कृषि, ठीक है। जिसमें मतलब आदमियों का उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ तरह तरह की मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रोपण कृषि। चलिए 7 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है। झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग का ऑप्शन क्या है, लो एक्स, बी नंबर है कोयला, सी नंबर है तांबा, डी नंबर है अब्रक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोह अयस्क होगा, ठीक है, लोह अयस्क। याद रखिएगा, गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लोह अयस्क। चलिए 8 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, ठीक है, परिवहन पाइपलाइन, ठीक है। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, पानी, बी है कच्चा तेल, सी है पेट्रोल उत्पाद, और डी है उपरोक्त में सभी। तो देखिए पाइपलाइन का मतलब क्या है, जो पृथ्वी के नीचे नीचे जो हम लोग संसाधन लेते हैं उसी को पाइपलाइन बोलता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नल के द्वारा आप लोग को पानी आता है टैंक से, ठीक है, टैंकी में भरता है, उसके बाद वहाँ से ऊपर आता है और आपके घर तक पहुँच जाता है। तो पृथ्वी के नीचे जितना भी पाइप रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पानी भी आ सकता है, कच्चा तेल भी आ सकता है, पेट्रोल उत्पाद भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, इन उपरोक्त में सभी आ सकता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं का संविधान के किस अनुसूची में रखा गया, ठीक है। जो हम लोग के 22 प्रमुख भाषा है उसको किस अनुसूची में रखा गया, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है, 8वीं अनुसूची। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए 8वीं था, 9वीं था, 7वीं था, 6वीं था, तो क्या होगा 8वीं में, याद रखिएगा। 22 भाषाओं को, प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 8वीं में। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग का 10 नंबर। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, ठीक है। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं को लिए आरक्षित होता है, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन क्या है, 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी है 3/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/3, ठीक है, 1/3, याद रखिएगा। चलिए देखिए आप लोग का अगला प्रश्न 11 नंबर क्या है। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था अमेरिका में, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन क्या है, 1968 से 1974, या 1954 से 1968, या सी नंबर है 1974 से 1980, और डी नंबर है 1980 से 1988। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 1954 से 1968। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्या है, 12 नंबर है, ठीक है। इसमें टोटल हम 30 प्रश्न कराएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसमें से लगभग 20-25 मैच कर जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे का सारे प्रश्न करके जाइए। चलिए 12 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, ठीक है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, कहाँ पर, तो विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा में नहीं। तो देख लीजिए क्या है ऑप्शन आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए है 5%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 14%, और ऑप्शन डी है 5% से भी कम, ठीक है। यहाँ डैश है फीसदी, यहाँ से कम,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5% से भी कम है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग का 13 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें 2 दल कार्य करता है उसी को क्या बोलते हैं, द्विदलीय व्यवस्था। ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो किस में चलता है द्विदलीय व्यवस्था, तो अमेरिका में चलता है। ठीक है, याद रखिएगा अमेरिका में। अब भारत कैसा है, तो लोकतंत्र देश है। चलिए देखिए आप लोग का 14 नंबर प्रश्न क्या है, नेपाल में राजतंत्र को कब किस वर्ष समाप्त किया गया था। ठीक है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया है, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन क्या है, 2006 में, ऑप्शन बी है 2008 में, ऑप्शन सी है 2004 में, ऑप्शन डी है 2005 में। ठीक है, तो हम इसका जो बुक में आंसर देखे थे वो 2006 में था, लेकिन यहाँ 2008 दिया है। ये मॉडल सेट का ओरिजिनल आंसर है, तो क्या होगा, 2008 को ही आप लोग को मान के चलना। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग का 15 नंबर क्या है, देखिए बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन से किया था। ठीक है, बोलीविया आप लोग जानते होंगे, तो देखिए जो उसका जो आंदोलन का नाम किया था, तो फेडिकोर। ठीक है, FEDECOR। ठीक है, COR, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्या है, 16 नंबर देख लीजिए, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है। ठीक है, देखिए आप लोग का पहला नंबर ऑप्शन क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन। ठीक है, ऑप्शन बी है उत्तम परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं को पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, ऑप्शन डी है उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ठीक है सी होगा। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, चलिए 17 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित किया जा सकता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए है कृषि मजदूर, ऑप्शन बी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां की स्थायी कर्मचारी, ऑप्शन सी है लघु उद्योग के श्रमिक, ऑप्शन डी है कबाड़ी वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां की अस्थायी कर्मचारी को क्या बोलेंगे, संगठित क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग का क्या है, 18 नंबर, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। ठीक है, देखिए ए क्या है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, और बी क्या है, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, सी क्या है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। ठीक है, तो रोजगार के अधिक अवसर पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो संबंध है वो विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना से भी है, सिंचाई की सुविधा के वृद्धि से भी है, और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना से भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 तथा 3, मतलब तीनों के तीनों यहाँ जो लिखे हैं वो सारे सही हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 19 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, करेंसी नोट जारी कौन करता है, आप लोग एक बात हमको एक और सवाल का उत्तर दीजिएगा कि एक रुपये का सिक्का भारत में कौन जारी करता है। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का आप लोग का भारत में कौन जारी करता है। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का भारत में कौन जारी करता है, इसका आप लोग उत्तर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ क्या हम इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी कौन करता है, तो ऑप्शन ए क्या है, भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, ऑप्शन सी है देश के सभी बैंकों करेंसी नोट जारी करते हैं, ऑप्शन डी है विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर 20 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, देख लीजिए, राम और श्याम दोनों छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों में 2000 नहीं है, कितना है
20,000 है, ठीक है। एकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 20,000 है, ठीक है। रुपया कर्ज लिया, राम ने 1.5% प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए अब इसका ऑप्शन ए पढ़ते हैं। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। और बी क्या है, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ऑप्शन सी है, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ऑप्शन सी है, श्याम से बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सी में क्या है, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ठीक है। वो कितना ब्याज दे रहा है, 8%। तो यहाँ पर जो श्याम की है वो राम की हालत से ज़्यादा खराब है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग का 21 नंबर प्रश्न क्या है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI राइट टू एजुकेशन, ठीक है। यहाँ इसका फुल फॉर्म दूसरा होगा, यहाँ हम दूसरा का बता दिए, ठीक है। देख लीजिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया। ऑप्शन ए है अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी है अगस्त 2006, ऑप्शन सी है जनवरी 2005, ऑप्शन डी है नवंबर 2007। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अक्टूबर 2005। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्या है। 22 नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रख लीजिए। ऑप्शन ए क्या है, वैश्वीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है उदारीकरण, ऑप्शन डी है राष्ट्रवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 23 नंबर आप लोग का प्रश्न है। एर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे, ठीक है। ये आप लोग का जो ये प्रश्न है ये हिस्ट्री से आ गया, ठीक है, हिस्ट्री से ये प्रश्न आप लोग का हिस्ट्री से अब आ गया, ठीक है। आप लोग का हिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है, आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो आप लोग हिस्ट्री का स्पेलिंग जान लीजिए, HISTORY होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ फिलहाल हम आपका प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या था, एर्नस्ट रेनन, तो ये किस देश के दार्शनिक थे। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अमेरिकी, ऑप्शन डी है भारतीय। तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है। आप लोग का बुक के पहला पेज में दिया हुआ है, ठीक है, पहला या दूसरा में। चलिए देखिए आप लोग का 24 नंबर प्रश्न क्या है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है क्या है, 1789 ऑप्शन ईस्वी में, या 1857, या फिर 1757, या फिर 1947। तो देख लीजिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 31 जुलाई 1789 ईस्वी में। पूरा डेट क्या है, 31 जुलाई 1789 ईस्वी में, ठीक है, 89 ईस्वी ना कि 79। चलिए 25 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है जूसेप्पे मैत्सिनी, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का याद रखिएगा। दोनों का जो स्थापना किए थे वो क्यों किए थे, तो जूसेप्पे मैत्सिनी किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 26 नंबर आप लोग का प्रश्न है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ठीक है। तो कब लौटे थे, तो जनवरी 1915। पूरा डेट शायद 1 जनवरी 1915 होगा, लेकिन हम यहाँ जनवरी 1915 ही होगा, ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए मात्र आप लोग का 3 प्रश्न और बचा है। देखिए 27 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट। तो ऑप्शन ए क्या है, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, महात्मा गांधी। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ था, समझौता
ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ, ये आप लोग का आज का प्रश्न है, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन फेल, ऑप्शन डी है जापान, ठीक है। तो इसका जो इसमें लगभग 90% पशु मारे गए थे, ठीक है। तो ये कहाँ मारे गए थे, तो अफ्रीका में, ठीक है, रिंडरपेस्ट बीमारी से, ठीक है। चलिए देखिए अब आप लोग का 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र में पाले थे, ठीक है। देखिए मित्र राष्ट्र पूछेगा तो बी फारू, ठीक है, बी फारू, ये याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। आप लोग गलत मत समझिएगा, बी फारू, बी से बी मतलब ब्रिटेन हो जाएगा, और एफ मतलब फ्रांस हो जाएगा, और रू मतलब रूस हो जाएगा, ठीक है। और जब धुरी राष्ट्र पूछेगा तो जाइज, ठीक है, जाइज, काफ़ी इजी ट्रिक है, आप लोग इसको याद रखिए। देखिए जा से हो जाएगा जापान, ई से हो जाएगा इटली, और ज से हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ मित्र राष्ट्र पूछा है तो आप लोग लिख लीजिएगा बिफारू, बिफारू, ठीक है, बिफारू। तो देखिए ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, रूस आ गया। अब इससे हम यहाँ ऑप्शन में मैच करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ब्रिटेन दिखा रहा है, ठीक है, ना फ्रांस है और ना रूस है, ठीक है। तो सिर्फ ब्रिटेन दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 30 नंबर देख लीजिए, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो जेम्स हरग्रीव्स द्वारा, ठीक है। कब, 1671 या 61 ईस्वी में, ठीक है। पूरा डेट आप लोग कब बनाया गया था स्पेनिंग जेनिंग मशीन, ये पूरा डेट आप लोग कमेंट करिएगा। और स्पेनिंग जेनिंग मशीन पर हमला क्यों की थी महिलाओं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न को आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है। भले ही सब्जेक्ट ही है, फिर भी आप लोग कमेंट में लिखिए, ताकि आप लोगों का जो याद किए हैं वो फिर से एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक है। प्रश्न क्या है, स्पेनिंग जेनी मशीन पर महिलाओं ने क्यों हमला किया, ठीक है। स्पेनिंग जेनी मशीन पर महिलाओं में क्यों हमला किया, ठीक है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। बाकी ये 30 प्रश्न आप लोग को कैसे लगा आप लोग कमेंट करिएगा। देख लीजिए ये आप लोग का 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न अभी नहीं कराएंगे, आप लोग का जब प्री बोर्ड होगा तो उससे एक दिन पहले लैब आ जाएंगे, आप लोग सभी लोग लैब आ जाइएगा, वहीं पर प्रश्न कराएंगे सभी, ठीक है। 6 कब होगा लैब, तो जो 6 PM से चालू होगा और 9 PM तक चलेगा, ठीक है। और फिर मॉर्निंग में चलेगा 6 AM से 8 AM तक, ठीक है, 8 AM तक चलेगा। और बाकी 9 बजे तो आप लोग का स्कूल ही रहता है, तो 2 घंटा मॉर्निंग में चलेगा और 3 घंटा चलेगा आप लोग का शाम में, तो 5 घंटा काफ़ी आप लोग का प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बस देख लीजिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इसमें दिया गया है। अब देख लीजिए ये मैप है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगला सब्जेक्ट का भी वीडियो आ, तो आप लोग कमेंट करिए कि नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी अपलोड करिए, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग का कौन सा होगा, हिंदी होगा, ठीक है। आप लोग का हिंदी का अपलोड करेंगे, उसके बाद मैथ का अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से अपलोड करेंगे आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय झारखंड।